हाँ तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रकाश की प्रकृति चैप्टर नंबर 12। आज हमारा जो टॉपिक अभी तक पिछली क्लास में पढ़ लिया था, कौन सा नहीं, समतल पृष्ठ द्वारा यानी कि द्वितीय हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। अब हमारा जो टॉपिक है वो है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो डाल लेंगे हेडिंग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। अपवर्तन की व्याख्या तो देखिए, अब हम बताएं जैसे कि अपने अपवर्तन की व्याख्या परावर्तन की करी थी, वैसे ही अपवर्तन की व्याख्या करते हैं। तो अपवर्तन की व्याख्या के लिए दो प्रकार से हो सकते हैं। यदि अपवर्तन हमारा किसके नहीं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा हो या सघन माध्यम से विरल माध्यम में, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो तरंगाग्र है वो समतल से अब किसके विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा। तो यहां से देखिए, ये ले लिया एक जेड जेड डैश, कौन सा अपवर्तक पृष्ठ लेते हैं, उसमें परावर्तक पृष्ठ लिया था, इसमें अपवर्तक पृष्ठ ले लिया जेड 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 डैश। ये आपका कैसा है, अपवर्तक पृष्ठ है जिस पर एक समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। ये समतल तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। ये माध्यम आपका कैसा है, विरल। ये माध्यम आपका विरल है और ये माध्यम आपका सघन है। तो देखिए, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में कोई प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह विलंब हो गया यहां पर, यहां पर भी विलंब डाल दीजिए। अब यहां पे जैसे ही आप अपवर्तक पृष्ठ ए बी, अब जैसे ही यहां से अपवर्तक पृष्ठ जाएगी तो प्रकाश किरण क्या हो जाएगा, अभिलंब, क्योंकि विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और ये भी हमारी किसके, प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुक जाती हैं। अब देखिए, इसके बाद में यहां से अभिलंब डाल दीजिए। अब देखिए, पहले माध्यम में तरंग की चाल कितनी, v1, और दूसरे माध्यम में तरंगाग्र की चाल कितनी है, v2। ठीक है, अब ये t समय में यहां से किसके तरंगाग्र को बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में किसके, v2 तय करता है। तो इतने ही समय में, कितने यानी कि t समय में बिंदु A से तरंगाग्र v2t दूरी तय कर लेता है। कितनी v2t दूरी तय कर लेता है। तो केंद्र A को
बिंदु A को केंद्र मानकर V2 की त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं, एक चाप खींचते हैं। अब इस चाप पर बिंदु A डैश से खींची गई स्पर्श रेखा, ये खींची गई स्पर्श रेखा किसको, अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है, अपवर्तित तरंगाग्र को प्रदर्शित करती है। तो ठीक है, तो ये आप चित्र इसमें बना लीजिए। ये अपवर्तन कोण आपका R, ये भी कोण होगा R, ये अपवर्तन कोण I, ये कोण आपका I। तो बन गया होगा आपका बेटा। इसके बाद में लिख लीजिए, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है, माना जेड जेड डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को पृथक करता है, जो दो माध्यमों को पृथक करता है। पहले माध्यम में तरंग की चाल v1, तरंग की चाल v1 तथा दूसरे माध्यम में तरंग की चाल v2 है, v2 है। कोई समतल तरंगाग्र AB, कोई समतल तरंगाग्र AB तिरछा आपतित होता है, जैसे ही तरंगाग्र का A सिरा अपवर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है तो उससे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती हैं। अब ये द्वितीयक तरंगिकाएं अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में V2 चाल से आगे बढ़ती है।
जैसे जैसे तरंगाग्र के शेष बिंदु अपवर्तक पृष्ठ से टकराते जाते हैं तो उनसे द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लगती है। यदि पहले माध्यम में तरंगाग्र को बिंदु B से A डैश तक पहुंचने में लगा समय स्मॉल t है, तो इतने ही समय में द्वितीयक तरंगिकाएं V2 चाल से चलकर बिंदु B डैश तक पहुंच जाती है। बिंदु A को केंद्र मानकर V2T त्रिज्या का एक चाप खींचते हैं। इस चाप पर खींची गई स्पर्श रेखा A डैश B डैश अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करती है। अब देखिए, अब इसके बाद में हम लोग करते हैं अपवर्तन के नियमों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए अपवर्तन के नियम, अब इसी के बाद देख लेते हैं अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियमों में देखिए सबसे पहले कि बी ए डैश बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि टी समय में v1 चाल से तय की गई दूरी है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका कि बी ए डैश बराबर आ जाएगा v1 t के, ठीक है। और इतने ही समय में बिंदु A से B डैश तय की गई दूरी है, तो यानी कितना आ जाएगा आपका A B डैश बराबर आपका आ जाएगा v2 t के। अब देखिए त्रिभुज, अब ये त्रिभुज ले रहे हैं A B A डैश में, तो देखिए त्रिभुज A B A डैश में अब ये एंगल आपका साइन आई है, तो कितना हो जाएगा साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से कितना आ जाएगा साइन आई बराबर लंब का मान आपका दिया हुआ है बी ए डैश बटे ए डैश। तब देखिए पुनः त्रिभुज
अब हम त्रिभुज लेते हैं कौन सा नहीं, ए बी डैश में। अब त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डैश में, ए डैश में। अब देखिए इसमें एंगल ये आर है, तो आर बराबर किसके आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो यहां से कितना जाएगा, साइन आर बराबर आपका आ जाएगा ए बी डैश बटे ए डैश। अब देखिए इन दोनों को भाग दे देते हैं, यानी चार समीकरण इसको डाल दीजिए आप, एक इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से तो देखिए कितना जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी ए डैश बटे ए डैश बटे ए बी डैश बटे ए डैश। अब देखिए ए डैश से ए डैश कैंसिल हो जाएगा, तब आपका देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर आपका आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर बी ए डैश बटे ए बी डैश। अब यहां पर देखिए बी ए डैश का मान है V1T, ए बी डैश का मान है V2T, इनके मान रख दीजिए, तो यहां से आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1T अपॉन V2T। अब T से T कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आ गया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2 के, V1 अपॉन किसके आ गया, V2 के। ठीक है, V1 अपॉन V2 इक्वल, इसी को मान लेंगे किसके, कांस्टेंट के, कांस्टेंट यानी कि नियतांक के। इसे निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं। देखिए किस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम उसमें नहीं, यानी कि अपवर्तनांक के पदों में अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर बराबर V1 अपॉन V2, V1 अपॉन यहाँ पर आ जाएगा V2 बराबर आपका आ जाएगा N2 अपॉन N1 बराबर 1 and 2 के, 1 and 2 के। और 1 and 2 इक्वल आपका कैसे आ जाएगा, कांस्टेंट के, कांस्टेंट के हो गया। ठीक है, कांस्टेंट के हो गया। यही आपका अपवर्तन का द्वितीय नियम है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है, यही अपवर्तन का द्वितीय नियम है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में देखिए प्रथम नियम बताते हैं, तो पहले से नोट कर लीजिए आप। नोट हो गया होगा बेटा। इसके बाद में देखिए अब ये आपतित तरंगाग्र और ये अपवर्तित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र अपवर्तित तरंगाग्र।
तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित हैं। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट उसमें लिख दीजिएगा। ये था आपका पहला पॉइंट, ये आपका था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर, तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। आपतित तरंगाग्र, अपवर्तित तरंगाग्र तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो अब ये देखिए हो गया होगा आपका, नहीं लिख लिया। अब इसके बाद में देखिए, यदि हमारा किसके तरंगाग्र सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता, अभी आपने जो किया है, आपने याद किया, तो इसमें हमने लिखा था किसमें कि तरंगाग्र विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तित हुआ था। अब हम लोग अपवर्तन करेंगे सघन से विरल में, सघन से विरल में अपवर्तित करते हैं। तो देखिए अब देखिए, यदि हमारे इसके अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में होता, तो देखिए ये जेड डैश आपका नहीं अपवर्तक पृष्ठ हो गया, इस पर एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है। यहां पर अभिलंब डाल देते हैं और इस बिंदु पर ये विलंब डाल दीजिए। ये आपका ही सघन माध्यम है और ये है आपका विरल माध्यम। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये आपका आ गया, ये बन गया आपका कहानी किसके नहीं, जब सघन से विरल में जाती है अपवर्तन होता है। तो इसको बना लीजिए आप। इसे बना लीजिए बेटा।
अब देखिए इसमें प्रथम माध्यम कैसा है, सघन, द्वितीय माध्यम कैसा है, विरल। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अविलंब से दूर हटती जाती है। अब जैसे जैसे इसमें आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएंगे तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, एक 90 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आप अपवर्तन कोण का मान बढ़ाते हैं तो आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने लगती है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना घटित होने लगेगी, घटित होने लगती है। तो क्रांतिक कोण बराबर किसके आ जाएगा, n2 अपॉन किसके आ जाएगा, n2 अपॉन किसके आ जाएगा, n1 के। तो यहां पर लिख लीजिए सबसे पहले, यदि प्रथम माध्यम सघन तथा द्वितीय माध्यम विरल है, यदि प्रथम माध्यम सघन तथा द्वितीय माध्यम विरल है तो अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से अधिक होगा। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाएगा। एक निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इससे अधिक आपतन कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की इससे अधिक कोण पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यहां पर लिख लेंगे साइन IC बराबर n2 अपॉन n1। तो ये n1 हो गया आपका माध्यम और इसका अपवर्तनांक कितना रहेगा, n2 होगा यहां पर। तो साइन IC बराबर किसका रहेगा, n2 अपॉन n1 आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए इसके बाद में पढ़ते हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंग चाल, प्रकाश की चाल तथा तरंग चाल के बारे में। अब देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंग
चाल, विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल तथा तरंग चाल। ये देखिए। अब इसके बाद में देखिए हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से, हाइगेंस के सिद्धांत से, तो यहां से कितना जाएगा? हाइगेंस के सिद्धांत से साइन आई अपॉन साइन आर बराबर इसके आ जाएगा V1 अपॉन V2 के, V1 अपॉन V2 के। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। तो यहां पर V1 व V2 पहले व द्वितीय माध्यमों में तरंगों की चाल है। यहां V1 व V2 क्रमशः पहले एवं द्वितीय माध्यम में तरंग की चाल है, तरंग की चाल है। अब देखिए बेटा इसके बाद में अब आ जाते हैं स्नेल के नियम से, यहां से लिख दिया था। अब देखिए इसके बाद में स्नेल के नियम से, अब स्नेल का नियम कितना होता है? साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर आपका आ जाएगा 1 and 2। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। यहाँ 1 and 2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो यहां पर लिख देंगे, यहां 1 and 2 पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। यहां N1 N2 पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। तो ये आ गया आपका। अब इसके बाद में देखिए समीकरण 1 और 2 से, यहां से देखिए समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड देखिए दोनों के इक्वल है, तो इनके राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ये यहाँ इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 and 2 बराबर V1 अपॉन V2। इसे हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। 1 and 2 बराबर यहां से आ जाएगा पहले माध्यम में तरंग चाल, पहले माध्यम में तरंग चाल, पहले माध्यम में पहले माध्यम में यहां पर तरंग चाल में बेटा प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल, और बटे आ जाएगा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये आ गया आपका 1 and 2 बराबर, 1 and 2 बराबर। यदि पहला माध्यम निर्वात तथा या वायु हो तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक देख लीजिए। यदि
पहला माध्यम निर्वात हो तो दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो देखिए दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पर आ जाएगा 1 and 2 बराबर किसके v1/v2। तो v1 यानी कि प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल c/v के, तो c/v के। तब यहां पर देखिए, अब देखिए इसके बाद में तो यहां से आ जाएगा, तो v बराबर किसके आ जाएगा, v बराबर आपका आ जाएगा v बराबर आ जाएगा c/1 and 2, 1 and 2 के, 1 and 2 आ गया। ठीक है, 1 and 2 का ये आपके रेशो केवल हम ये भी कह सकते थे n, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते थे c/n के, c/n किसके लिख सकते हैं, n के। अब यहीं पर देखिए यहाँ पर n का मान 1 से अधिक होता है, तो देखिए इतना और यहाँ पर लिख लेंगे, यदि n is greater than 1 तो c v is less than c, यानी कि v का मान c से कम होगा। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे। तो नोट कर लीजिए बेटा सबसे पहले इसको, मेरे देखिए बेटे आपने नोट कर लिया होगा, तो नोट हो गया होगा बेटा। अब इसके बाद में देखिए तो अब देखिए यहां पर हमने लिखा था यदि n is greater than 1 तो v is less than c। तो यहां पर लिखिए अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल, अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है, अर्थात सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम में प्रकाश की चाल से कम होती है। इसके बाद लिख लेंगे तरंग सिद्धांत। तरंग सिद्धांत तरंग सिद्धांत तरंग सिद्धांत के इस कथन की पुष्टि फूको
के प्रयोग से तरंग सिद्धांत के इस कथन की पुष्टि फूको के प्रयोग से होती है। फूको के प्रयोग से होती है। फूको के प्रयोग से होती है। तरंग सिद्धांत के इस कथन की पुष्टि फूको के प्रयोग से होती है। इसके बाद में पैराग्राफ चेंज करके नई लाइन से लिखेंगे। फूको ने अपने प्रयोग द्वारा वायु तथा जल में प्रकाश की चाल मापकर यह पाया कि जल में प्रकाश की चाल वायु की तुलना में कम होती है। जब किसी तरंग, फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना आप इसमें। जब किसी तरंग का अपवर्तन होता है तो उसकी चाल परिवर्तित होती है, परंतु जब किसी तरंग का अपवर्तन होता है तो उसकी चाल परिवर्तित होती है, जबकि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए आपने समीकरण नंबर 3 यहां पर लिखा था, तो यहां पर लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 से। देखिए समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 से आ गया n बराबर v1 अपॉन v2। अब v1 अपॉन v2 की जगह हम लिख सकते हैं कितना जाएगा, न्यू लैम्डा 1 अपॉन न्यू लैम्डा 2। तो यहां से लिखेंगे चाल v बराबर आवृत्ति न्यू इंटू आपका किसके आ जाएगा, तरंग दैर्घ्य। आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य लैम्डा, तरंग दैर्घ्य लैम्डा ये होता है आपका। अब देखिए यहां से न्यू कट जाएगा, यानी आवृत्ति से आवृत्ति कैंसिल हो गई, तो यहां से n बराबर आ गया लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। अब देखिए यदि प्रथम माध्यम वायु तथा द्वितीय माध्यम जल हो तो देखिए कितना आ जाएगा, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तन यहां पर आ जाएगा ANW बराबर पहले माध्यम में हमारा किसके तरंग दैर्घ्य, यानी कि आपका किसमें आ जाएगा, वायु में तरंग दैर्घ्य बटे जल में तरंग दैर्घ्य। तो जल में तरंग दैर्घ्य का मान किसके आ जाएगा, तो यहां पर लिख देंगे लैम्डा W बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा A अपॉन किसके आ जाएगा, ANW के। ये आ गया NaW के। अब देखिए अगर यहां पे अपवर्तनांक का मान बढ़ाते हैं तो तरंग दैर्घ्य का मान घटेगा, अगर यहां पर तरंग दैर्घ्य बढ़ाते हैं तो अपवर्तनांक का मान घटेगा। अपवर्तनांक का मान क्या होगा, घटेगा।
तो यहां पर लिख देंगे अतः प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। माध्यम का अपवर्तनांक घटता है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ेंगे कौन प्रकाश का व्यतिकरण एवं कला संबद्ध स्रोत। तो यहां पर आपने सबसे पहले इसमें नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे कौन सा ही प्रकाश का व्यतिकरण और कला संबद्ध स्रोत किन्हें कहते हैं। तो उससे पहले पढ़ेंगे अध्यारोपण किसे कहते हैं, तरंगों का अध्यारोपण और अध्यारोपण। ठीक है, तो तरंगों का अध्यारोपण। तो नोट कर लिया होगा बेटा। इसके बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिलहाल हम लोग इतने पढ़ते हैं, तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।